हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरएसी ज्ञान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर 60 क्वेश्चन लगातार अपलोड हो गए हैं और इसके आगे की 20 क्वेश्चन इस वीडियो में बताए जाएंगे। लेकिन जाने से पहले मैं आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट नोटिस देना चाहूँगा। आप सभी जानते हैं कि एससीवीटी के एग्ज़ाम जो है वो उनके टाइम टेबल भी आ चुके हैं और उनके एग्ज़ाम भी सितंबर में होने की संभावना है। टाइम टेबल आ चुका है और उसके संबंध में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस आप सभी को देना चाहूँगा कि एससीवीटी के एग्ज़ाम जो हैं इस बार सीबीटी होंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक सीबीटी एग्ज़ाम नहीं दिया उनको एग्ज़ाम देने में परेशानी होगी। उसके लिए एससीवीटी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर जो है कि आप सभी को मालूम होगा कि कॉलेज में जो है हमारे प्रैक्टिकल और इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा, यानी जो हम प्रयोगात्मक परीक्षा देते हैं वो हमारा कॉलेज में होगा। उसके बाद जो है सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं। पहला होता है थ्योरी, दूसरा होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और तीसरा होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। यह तीनों जो एग्ज़ाम होंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। सीबीटी का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और इसके बाद जो है कि एससीवीटी ने जिस प्रकार एनसीवीटी ने मॉक टेस्ट का लिंक दिया था उसी प्रकार जो है कि एससीवीटी ने भी मॉक टेस्ट का लिंक दिया हुआ है ताकि बच्चों को कोई भी परेशानी ना हो एग्ज़ाम हॉल में बैठने पर। यहाँ पर इस लिंक को मैं बता देता हूँ कौन सा लिंक है जहाँ से आप जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं डेली। इस लिंक का ये लिंक है http://mookserver.cvtexam.in/upscvt। इस लिंक को मैं जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से भी जाके आप इस लिंक को देख सकते हैं। सो दोस्तों, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है। तो यह क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन आपको एससीवीटी के एग्ज़ाम में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। सीवीटी के अगर बच्चे हैं तो वो भी इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि उनको भी एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। एग्ज़ाम जो है वो आपके 27 से यूपी में शुरू हैं। तो जो बच्चे एससीवीटी के हैं वो लोग वीडियो को ज़रूर देखें और स्किप तो नहीं करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए अपने क्वेश्चन को देखते हैं। पिछली वीडियो में हमारा क्वेश्चन जो था वो 60 तक हो चुका था। इस वीडियो में हमें 61 से क्वेश्चन शुरू करने हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का मात्रक नहीं है? पहला ऑप्शन है अश्वशक्ति, दूसरा ऑप्शन है वाट, तीसरा ऑप्शन है जूल सेकेंड और चौथा ऑप्शन है जूल पर सेकेंड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जूल पर सेकेंड जो है वह शक्ति का मात्रक नहीं है। कार्य करने की समय की दर को सामर्थ्य अथवा शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक जो होता है हमारा वह वाट होता है। इसके अन्य मात्रक निम्नलिखित हैं जो आपको नीचे इमेज दिख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा ऊर्जा का मात्रक है, यानी ऊर्जा का मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है जूल पर मीटर और चौथा ऑप्शन है जूल पर सेकेंड। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन मीटर। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर या जूल होता है। ऊर्जा का द्वितीय ऐसा ही मात्रक जो होता है वह किलोग्राम भार मीटर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सीजीएस पद्धति में गतिज ऊर्जा का मात्रक है। पहला ऑप्शन है जूल, दूसरा ऑप्शन है डाइन, तीसरा ऑप्शन है अर्ग और चौथा ऑप्शन है वॉट। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अर्ग। सीजीएस पद्धति में गतिज ऊर्जा का मात्रक जो होता है वह अर्ग होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल कहलाता है? पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा ऑप्शन है आवेग, तीसरा ऑप्शन है संवेग और चौथा ऑप्शन है जड़त्व। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दाब। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल जो होता है वो उसे हम दाब कहते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल A है तो लगने वाला लंबवत बल जो होगा वो हमारा F होगा, यानी P = F/A। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है? पहला ऑप्शन है बल्ब, दूसरा ऑप्शन है लालटेन, तीसरा ऑप्शन है लाउड स्पीकर और चौथा ऑप्शन है पंखा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंखा। किसी निम्न में से किस उपकरण में विद्युत ऊर्जा की गतिज ऊर्जा में रूपांतर होती है? तो हमारा होता है पंखा। पंखा जो होती है हमारा पंखा जो हमारा होता है वह विद्युत ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होता है।
अगला क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है। पहला ऑप्शन है आधी, दूसरा ऑप्शन है 2 गुनी, तीसरा ऑप्शन है 4 गुनी और चौथा ऑप्शन है 1/4। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1/4। किसी गतिशील पिंड का वेग जो होता है आधा करने पे उसकी गतिज ऊर्जा जो होती है वह 1/4 हो जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक स्प्रिंग में गतिज ऊर्जा उसकी किस स्थिति में अधिकतम होती है। पहला ऑप्शन है खींची स्थिति में, दूसरा ऑप्शन है मध्यमान स्थिति में, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेसर स्थिति में और चौथा ऑप्शन है गतिहीन स्थिति में। यह क्वेश्चन जो है आरआरबी जम्मू कश्मीर असिस्टेंट लोको पायलट में पूछा गया था 2010 में। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मध्यमान स्थिति में जो होती है वह अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, दाब का मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा ऑप्शन है किलोग्राम मीटर, तीसरा ऑप्शन है जूल और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक बल लगेगा जब वह, पहला ऑप्शन है लेटा हो, दूसरा ऑप्शन है बैठा हो, तीसरा ऑप्शन है एक पैर पर खड़ा हो और तीसरा ऑप्शन है दोनों पैरों पर खड़ा हो। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जब वह एक पैर पर खड़ा होगा तब वह भूमि पर सर्वाधिक बल लगेगा। एक व्यक्ति द्वारा भूमि पर सर्वाधिक दाब लगेगा जब वह एक पैर पर खड़ा हो, क्योंकि जब व्यक्ति एक पैर पर खड़ा होता है तब उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल लेट होने या बैठने या दोनों पैर पर खड़े होने की तुलना में कम होगा, अतः एक पैर पर खड़े होने पर लगने वाला बल अधिक होगा। इस सूत्र से हम उसका निकाल सकते हैं P = F/A। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव दाब निर्भर करता है। पहला ऑप्शन है केवल गहराई पर, दूसरा ऑप्शन है केवल घनत्व पर, तीसरा ऑप्शन है केवल गुरुत्वीय त्वरण पर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। द्रव दाब जो होता है वह केवल गहराई पर भी निर्भर करता है, घनत्व पर भी निर्भर करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर भी निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को प्रस्तुत किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को प्रस्तुत किया गया है। पहला ऑप्शन है ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम से, दूसरा ऑप्शन है ऊष्मागतिकीय के द्वितीय नियम से और तीसरा ऑप्शन है स्टीफन के नियम से और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ऊष्मागतिकीय के प्रथम नियम से आंतरिक ऊर्जा की अभिधारणा को प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मा का प्रवाह सदैव होता है। पहला ऑप्शन है कम तापक्रम से अधिक तापक्रम की ओर, दूसरा ऑप्शन है अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर, तीसरा ऑप्शन है समान तापक्रम की ओर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अधिक तापक्रम से कम तापक्रम की ओर जो होता है ऊष्मा का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन है, वाष्प की ऊष्मा को बाहर निकालने पर प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है ठोस, दूसरा ऑप्शन है द्रव, तीसरा ऑप्शन है गैस और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द्रव। वाष्प की ऊष्मा अगर बाहर निकलती है तो वह द्रव के रूप में आ जाती है। आप सभी ने देखा होगा जब चाय बनती है तो उसके ऊपर जो हम ढक्कन रखते हैं, उस जो वाष्प बन के ऊपर आता है वह जो है ढक्कन पर बैठ जाता है और वह द्रव के रूप में यानी पानी लिक्विड के रूप में हमें दिखता है। तो वाष्प की ऊष्मा को जब बाहर निकलती है तो वो कैसी होती है, द्रव के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम प्रेशर की इकाई क्या होती है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर नहीं, इसका आंसर आप सभी मुझे बताइएगा। वैक्यूम प्रेशर की इकाई क्या होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा बढ़ाना या घटाना जाना जाता है। पहला ऑप्शन है सुपरहीट के रूप में, दूसरा ऑप्शन है गुप्त ऊष्मा के रूप में, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट ऊष्मा के रूप में और चौथा ऑप्शन है संवेदी ऊष्मा के रूप में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, गुप्त ऊष्मा के रूप में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊष्मागतिकीय का प्रथम नियम किसने प्रतिपादित किया।
पहला इसका सही ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इसका कार्नोट ने, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स ने, तीसरा ऑप्शन है आइंस्टीन ने और चौथा ऑप्शन है रुडॉल्फ क्लॉसियस ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रुडॉल्फ क्लॉसियस ने जो होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम प्रतिपादित किया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 170 लीटर के रेफ्रिजरेशन का मासिक ऊर्जा उपभोग होता है। पहला ऑप्शन है 30 यूनिट, दूसरा ऑप्शन है 60 यूनिट, तीसरा ऑप्शन है 120 यूनिट और चौथा ऑप्शन है 240 यूनिट। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 60 यूनिट। 170 लीटर के रेफ्रिजरेशन का मासिक ऊर्जा उपभोग जो होता है वह 60 यूनिट होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 पाउंड पानी का तापक्रम 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है। पहला ऑप्शन है 1 कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 1 BTU, तीसरा ऑप्शन है 1 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 1 टन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1 BTU। 1 पाउंड पानी का तापक्रम 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की मात्रा की आवश्यकता है उसे एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। यानी BTU का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 BTU बराबर 252 कैलोरी होता है और एक CHU बराबर होता है 9/5 BTHU या 1.8 BTHU। ब्रिटिश थर्मल यूनिट, BTHU का मतलब है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है हमारा, चित्र में प्रदर्शित दाब मापक यंत्र का पहचानिए। कौन सा यंत्र है ये? पहला ऑप्शन है मैनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है बैरोमीटर, तीसरा ऑप्शन है बॉर्डन प्रेशर गेज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। यह जो आपको चित्र दिखाया जा रहा है यह बैरोमीटर है। चित्र में प्रदर्शित दाब मापक यंत्र बैरोमीटर है। इसके द्वारा वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब को पारे की ऊंचाई द्वारा मापा जाता है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 760 मिमी, यानी पारा जो होता है पारा mmHg में होता है। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन को आपको तकलीफ रही हो तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा SCVT वालों के लिए, ये जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है और होने वाला है सितंबर में। थैंक यू फ्रेंड।